नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए, उद्योग जगत को, कारोबार को राहत देने के लिए कल एक मेगा पैकेज का ऐलान किया था। 20 लाख करोड़ का एक बिग रिफॉर्म पैकेज जिसे कहा जा रहा है, उसका अनाउंसमेंट किया था और उन्होंने ये वादा किया था कि अब आगे की कमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संभालेंगी। वो बताएंगी देश को कि 20 लाख करोड़ में से किसके खाते में, किस सेक्टर के खाते में क्या गया है। आज निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे और उन्होंने एक तरह से डीब्रीफ किया कि इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से एमएसएमई सेक्टर को कितना आया है। उनका आज का फोकस एमएसएमई सेक्टर पर था और सरकार ने एक तरह से 20 लाख करोड़ में से लगभग 6 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसको एक तरह से बता दिया है कि वो किस किस के खाते में आ रहा है और उसका सबसे बड़ा चंक जो गया है वो एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु उद्यम जो उद्योग है उनके खाते में गया है। उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर यह बताया कि 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी वाला लोन देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि भाई एमएसएमई को ये जो राहत दी जा रही है इससे 45 लाख से ज्यादा जो फर्म्स हैं उनको फायदा होगा। इसके अलावा एनबीएफसीज को भी एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। डिस्कॉम के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और इसके अलावा जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी एक छोटी सी राहत देने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर आज का जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक तरह से समर्पित थी एमएसएमई सेक्टर के लिए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एमएसएमई सेक्टर का देश की जीडीपी में 29% का योगदान बताया जा रहा है और सरकार का यह लक्ष्य था कि 2025 तक यानी कि जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पहुंचने की हमारा जो लक्ष्य था तब तक एमएसएमई सेक्टर का जीडीपी में 50% का योगदान किया जाए, तो उसको बराबर बूस्ट देने की जरूरत थी। और हम जानते हैं एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़े तबके को रोजगार देने वाला सेक्टर भी है, इसलिए इसको जो ये बूस्ट मिला है, क्या इससे वाकई में रोजगार की टेंशन दूर होगी? छोटे कारोबारी जो जुड़े हुए हैं एमएसएमई सेक्टर से, क्या उनको बड़ी राहत मिलेगी? अर्थव्यवस्था कितनी पटरी पर आएगी? और क्या आज का ऐलान काफी है? इस पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी होंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कमल नंदी साहब जुड़ चुके हैं जो कि ईवीपी हैं गोदरेज अप्लायंसेस के। गुड इवनिंग सर। नंदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिग कॉर्पोरेट्स के लिए तो आज कुछ ऐलान नहीं हुआ है सर, लेकिन मैं फटाफट से आपका टेक लेना चाहूंगा। आज जो एमएसएमई सेक्टर खासतौर से फोकस करके जो ऐलान किए गए हैं, इसको आप सिर्फ ब्रेकफास्ट मानते हैं या फुल मील दे दी है एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने? नहीं, मुझे लगता है ये तो एक शुरुआत है और आगे चल के जिस तरह के एस्पिरेशंस एमएसएमई सेक्टर से है और सपोर्ट्स करनी चाहिए। अगर आप देखें जो हमारे ओवरऑल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हब जो हमें क्रिएट करने की एक विजन है, जो हमारा एक लक्ष्य है कि मेक इन इंडिया हो, इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, उसमें एमएसएमई का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और इसीलिए एमएसएमई को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा इंडस्ट्री आप देखें आज की तारीख में, हमारे इंडस्ट्री में आज अबाउट 20-25% ही मैन्युफैक्चरिंग हो पा रहे हैं। बाकी सब हम कंपोनेंट्स आज इंपोर्ट करके हम बना रहे हैं सारे हमारे प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लायंसेस में। और ये जो वजह है, ये कंपोनेंट्स इसलिए हम नहीं इंपोर्ट कर रहे बिकॉज हमारे देश में इकोसिस्टम आज नहीं है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के। सो एमएसएमई के बढ़ते ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिल्ड हो सकते हैं और इससे हमारा जो मेक इन इंडिया का विजन है वो पूरा हो सकता है। हम ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हमारे देश में हम कर सकते हैं। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली सर, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ ज्यादातर हिस्सा है और छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो फिर आप जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट मिलता है और फिर एक पूरी चेन, पूरा पिरामिड खड़ा होता है। सर, जैसा एमएसएमई के लिए एक तरह से कर्टन रेजर आज जो दिखाया है वित्त मंत्री ने, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि बिग कॉर्पोरेट्स के लिए भी कुछ ऐसा ही रिफॉर्म पैकेज या एक बड़ा चंक 20 लाख करोड़ में से बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए भी मिलेगा? जी देखिए, सबसे बड़ा जो आज की तारीख में चैलेंज है जो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए या डिमांड को रिवाइव करने के लिए, वो ये है कि आज कंजम्पशन बिल्कुल नहीं है, कंजम्पशन ड्रॉप
हो चुके हैं कोविड सिनेरियो के कारण, और हमें डिमांड को दोबारा बढ़ाना पड़ेगा, कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए बड़े कॉर्पोरेट्स यही देख रहे हैं, यही उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव लाए, कोई प्रमोशन लाए जहां जिससे डिमांड बढ़ जाए। और जैसे कि हम लोग ने इन 2009-10 में देखा था कि एक एक्साइज ड्रॉप होने से डिमांड बढ़ गया था हमारे इंडस्ट्री में, और बहुत ही अच्छा डिमांड रहा उस टाइम। सिमिलरली आई थिंक सम इंसेंटिव ऑन जीएसटी, कुछ जीएसटी में इंसेंटिव दिया जाए, कुछ जीएसटी को ड्रॉप किया जाए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 6 months to 1 year, जिससे कि कंजम्पशन बढ़ जाए। और जैसे कंजम्पशन बढ़ेंगे, आई थिंक ओवरऑल बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और इससे ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ सकता है। ठीक है सर। और आज मेरे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय साय हमारे साथ, डीजी एंड सीईओ हैं फीओ के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब, पूर्व कृषि सचिव हैं और जाने माने इकोनॉमिस्ट भी हैं। सिराज साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं फटाफट आपसे, आज तो डेडिकेटेड रहा है, आज की जो फर्स्ट प्रेस ब्रीफिंग रही है निर्मला सीतारमण की, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने किया ऐलान, अब वित्त मंत्री संभाल रही है कमान। तो आज कमान संभालते ही एमएसएमई के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। संतुष्ट है सर आप आपसे इससे, आज के ऐलान से, या कुछ रह रहा है जो अभी भी एमएसएमई को चाहिए? नहीं, आज का ऐलान बहुत अच्छा ऐलान है। सबसे बड़ी बात है जो एमएसएमई की जो डेफिनेशन चेंज की गई है, उससे एमएसएमईज को अपना टेक्नोलॉजी जो इन्फ्यूजन की जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत बहुत हद तक मिलेगी। बहुत बड़ा चैलेंज एमएसएमई सेक्टर को लिक्विडिटी को लेके हो रहा था, तो जिस तरह का कोलेटरल फ्री लोन गारंटी स्कीम आई है, तो उनसे इसके जो चैलेंज है वो भी मिल जाएगा। एक चीज़ जो हमें देखनी होगी, वो अभी डेफिनेशन का फाइन प्रिंट में देखना होगा कि हमारा आइडिया ये है कि कोई भी एमएसएमई इस स्टेटस से निकल ना पाए बिकॉज ऑफ द रिवाइज कंडीशन। तो वो हमें चैलेंज देखना होगा कि जो फाइन प्रिंट है उसमें क्या है। बट एक तरह से अगर हम ब्रॉडली देखें तो बहुत अच्छा बनाया है, पैकेज बनाया है, काफ़ी सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी को एड्रेस किया है। और ये भी हमें देखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था कि ये एक बार का पैकेज नहीं है, ऐसे पैकेज और भी अनाउंस होते रहेंगे। तो अभी तक जो भी अनाउंसमेंट हुआ है इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, और मेरे को लगता है इससे जो इन्वेस्टमेंट की जो बात की गई उसके लिए भी बड़ा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन रहा है। ठीक है सर, यानी कि आप वेलकम कर रहे हैं। सिराज साहब, आपसे मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, कृषि को अभी हम फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि लॉकडाउन में देखा था हमने कि सबसे पहले लॉकडाउन में भी जो ग्रीन सिग्नल मिला था तो वो कृषि के लिए मिला था। कृषि से जुड़े उत्पाद, उससे जुड़ी गतिविधियां, उसको शुरुआत से ही फोकस रहा है। आज हम थोड़ा कृषि की बात अगर ना करें, ओवरऑल इकोनॉमी की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा कही जा रही है, जिसको कमल नंदी साहब ने भी अभी कहा कि आपको परचेज पावर अगर बढ़ानी है, तो कहा यह जा रहा है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट कैश बेनिफिट आपको लोगों को देना होगा, खासकर किसानों को, मजदूरों को, ताकि परचेज पावर बढ़े और फिर डिमांड सप्लाई कंजम्पशन का जो साइकिल है वो चलना शुरू हो। क्या आपको लगता है कि आज के अनाउंसमेंट्स इस दिशा की ओर ही जा रहे हैं, या हमें आगे कुछ और अनाउंसमेंट करने पड़ेंगे सरकार को? देखिए, आज के जो अनाउंसमेंट हैं ये तो मैं कहूंगा कि पहला कदम है, और जाहिर है कि ये अनाउंसमेंट्स उन लोगों के लिए हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड हैं ईएसआई में या ईपीएफओ वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस में जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, तो बेसिकली उनके लिए पैकेज आज का फायदेमंद होगा। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और हम जानते हैं कि देश में जो 90% एम्प्लॉयमेंट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसमें एग्रीकल्चर भी है और एग्रीकल्चर के अलावा भी रूरल और अर्बन सेक्टर्स हैं, तो उनके लिए तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पीएम किसान के अलावा उनके पास कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि वो लोगों तक सीधे पैसा पहुंचा पाए। अब पीएम किसान में भी बड़े किसानों को भी फायदा पहुंचा दिया गया। पिछले साल चुनाव के बाद ये कह दिया गया उनको भी पीएम किसान मिलेगा, जबकि मैं समझता हूं कि वो इतने डिजर्विंग नहीं है। इसके अलावा औरतों के जो जनधन अकाउंट थे उनको दे दिया गया, उसमें भी बहुत ऐसे अकाउंट हो सकते हैं जो डिजर्विंग नहीं है। तो गवर्नमेंट की मुश्किल ये है कि डिजर्विंग लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, उनका कैसे आइडेंटिफिकेशन हो, ये इनके सामने एक समस्या है। इसमें बहुत सारे सुझाव हैं और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारी उस पर काम कर रहे होंगे। और हम भी बार बार यही कह रहे थे कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये सरकार के लिए एक बड़ी
बड़ा अवसर इस बात को लेकर आया है कि जो अनऑर्गेनाइज का जो वर्कफोर्स है उसको आप बुक में लाइए, उनको रजिस्टर कीजिए, उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए, उनका पहचान कीजिए, ताकि वो बुक्स में आए सरकार की। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई परिस्थिति बाद में बनती है या उनके बेनिफिट के लिए भी, तो जो सिराज साहब कह रहे हैं कि जो जिन लोगों का नाम ही बुक में नहीं है उन तक आप बेनिफिट आखिर पहुंचाएंगे कैसे? और बड़ा तबका 90% वर्कफोर्स जो है वो इस सेक्टर में काम करी अनऑर्गेनाइज में। ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण कहा। कमल नंदी साहब ईवीपी गोदरेज अप्लायंसेस हमारे साथ बने हुए हैं। नंदी साहब, अब आप लोगों की क्या डिमांड रहेगी? एक्सपेक्टेशंस के बारे में तो मैंने आपसे शुरुआत में पूछ लिया, लेकिन थोड़ा और डिटेल में बताइए, ऐसा क्या करे सरकार, कितना एलोकेशन करे ताकि जो बिग कॉरपोरेट्स हैं उनको भी मजबूती मिले, क्योंकि प्रॉब्लम्स आप लोग भी फेस कर ही रहे हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि डिमांड जनरेशन के लिए कुछ स्टिमुलाइज देना चाहिए, ताकि डिमांड बढ़ेंगे तो बिग कॉर्पोरेट्स को काफ़ी मदद होगा। और दूसरा एक इशू है जो है ओवरऑल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के तारीख में कॉर्पोरेट्स के लिए, गिवन दैट हम लोग पिछले 3 महीने से मोर और लेस बिजनेस रद्द है, कोई बिजनेस हो नहीं रहा है। तो एक लिक्विडिटी बहुत बड़ा एक इशू है। वो एक वहाँ पे एक बिग कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट्स देने चाहिए कि कैसे लिक्विडिटी बढ़ाया जाए बिग कॉर्पोरेट्स में। आई थिंक वो इमीडिएट नीड है सारे बिग कॉर्पोरेट्स के लिए। ऑलराइट सर। सहाय साहब, एक बड़ा इशू जो है वो मेरे ख्याल से आज उस पर थोड़ा सा और रोशनी डालें आप भी। क्या जो एक्सपोर्ट टोटल है, जो लगभग 40% है एमएसएमई का जो एक्सपोर्ट है, क्या उसको बूस्ट अप करने के लिए आज वित्त मंत्री जी ने कुछ बात बोली है या वो बात रह गई है अभी एक्सपोर्ट वाले पार्ट के लिए? नहीं, देखिए, वित्त मंत्री जी ने इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया था कि जो हम आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं उसका मतलब इनवर्ड लुकिंग होना नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हम ग्लोबलाइजेशन के फ्लो से निकल जाएं। हमारा जो आत्मनिर्भर बनने का वो है, वो जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला वसुधैव कुटुंबकम को लेके हुआ है। तो बेसिकली वी आर लुकिंग इनटू मेक इन इंडिया फॉर द ग्लोब। उसको अगर हम उसको ध्यान में रखते हैं तो वो एक्सपोर्ट्स के लिए भी हेल्प करता है। आई थिंक जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अब होगी वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन दोनों को लेके होगी। जब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो लोकलाइजेशन की बात आ रही है, वो चीज भी होगी और हम एक्सपोर्ट्स में भी उसको लाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन में इंडिया को इंटीग्रेट करने की बात आ रही है। जिस तरह के आज की डेट में इन्वेस्टमेंट फ्लो इंडिया में आ सकता है, मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ सेक्टर्स में काफ़ी बड़ी कंपनियां आ सकती हैं। अगर ऐसी बड़ी कंपनियां इंडिया में आती हैं तो हब एंड स्पोक मॉडल में, जैसे अगर हम सुजुकी का एग्जांपल देखें, सुजुकी ने आके अपने अराउंड गुड़गांव में, फिर मानेसर में एमएसएमई को डेवलप किया है। उस तरह के मॉडल की इंडिया को आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम जब लोकलाइजेशन की बात करेंगे, जो इस तरह की एमएसएमई आ रही हैं, पहले ये ओईएम की तरह बनेंगी, वो इंडियन में सप्लाई अपनी मेन कंपनीज को सप्लाई करेंगी, और जिस तरह के वो क्वालिटी पैरामीटर्स मीट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उनको ग्लोबल मार्केट मिलेगा। आज इंडिया जो ऑटो कंपोनेंट में बहुत बड़ा मेजर प्लेयर होके आया है, उसका रीजन यही है कि जो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी आई उनके साथ जो इनका टाई अप एमएसएमई का हुआ, उससे ग्लोबल मार्केट उनके लिए ओपन हुआ है। तो हम जब इस प्राइम मिनिस्टर की जब हम आत्मनिर्भरता की बात को देखते हैं तो हम उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, लेकिन हम उसको एक एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म के यूज के लिए भी देखना चाहते हैं। ठीक है सिराज साहब, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने कल जो आत्मनिर्भरता वाली बात कही है उसको लेकर कई कंफ्यूजन भी है लोगों के मन में कि भाई आत्मनिर्भर लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना, क्या लोकल उत्पादों पर अब हम ज्यादा फोकस करेंगे, जो इंपोर्ट्स हैं उस पर नहीं करेंगे? दूसरा कि भाई विदेशी प्रोडक्ट्स की परिभाषा क्या होगी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यहां हो रही है या जो विदेश से मैन्युफैक्चर्ड होकर आ रहे हैं? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी है। आपको क्या लगता है एक बेस्ट पॉसिबल सिनारियो क्या होना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर भी बने और जो हमारी इंपोर्ट उन पर भी कोई असर ना पड़े, जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जो दूसरी कंपनीज हमारे यहाँ आना चाहती हैं, उनको भी ये ना लगे कि सेंटिमेंट कुछ खराब है? देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा आह्वान किया है और लोगों को इस बारे में जागरूक कराने की कोशिश की है कि आप जहां तक हो सके वो अपनी ज़रूरियात को कम करें और आप
इंडिया में जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, भले ही वो फॉरेन कंपनीज कर रही हो या इंडियन कंपनीज कर रही हो, उसको इस्तेमाल करें। मगर देखिए, ये खाली एक एस्पेक्ट नहीं होता है, इकोनॉमी में सब चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं। मुझे लगता है कि अगर जो भी गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकिंग हो रही है, उसमें इस बात का सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है कि हम अपने इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश करें। अब हमारे इंपोर्ट्स में आप देखिए, सबसे बड़ा इंपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। वो कैसे कम होगा? वो ऐसे कम होगा कि आप सबसे पहले सिटीज में इन्वेस्ट करें, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। अब गवर्नमेंट को उसमें जो इन्वेस्टमेंट करना था वो नहीं हो पाया इतने सालों के बावजूद। तो मुझे लगता है कि ये खाली छोटी मोटी चीजें नहीं है कि हमने एक मोबाइल फोन इंडिया का बना हुआ खरीद लिया या हमने कोई टेलीविजन इंडिया का बना हुआ खरीद लिया। इसमें काफी मैक्रो इकोनॉमी के इश्यूज हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लोग हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो एक अच्छा सा प्लान बना के देंगे कि इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है पॉलिसी मेकर्स से, क्या एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर्स से, क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं कि उसके कंजम्पशन को कम करके जो देश की इंडस्ट्री है उसको कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, जिससे कि एक्सपोर्ट में भी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। ठीक है नंदी साहब, ये आइडिया कैसा लगा आपको पीएम साहब का, आत्मनिर्भरता, और कॉर्पोरेट कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जैसे कि आपने सुना कि हमें वी हैव टू बी सेल्फ, आत्मनिर्भरता होना चाहिए एक देश में, और इसके लिए हमें अपने आप को केपेबल बनाना चाहिए। तो आज के तारीख में जो गैप्स हमें देखने को मिल रहा है जब हम ग्लोबल मार्केट के साथ compete करते हैं, वो काफ़ी सारे गैप्स नज़र आते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, बहुत सारे काम हुए हैं, पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि जितने हम लोग ने डिजिटल स्पेस में किया, उतना हम लोग ने बाकी टेक्नोलॉजी में नहीं किए या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं किए, वो हमें करना ज़रूरी है। फिर हम लेबर रिफॉर्म्स काफ़ी लाने चाहिए। अगर आप देखिए, आज की तारीख में हमारे पास महिलाएं जो है, आवर पॉपुलेशन इज़ अबाउट 50%, बट अगर वर्क फोर्स में देखिए, हमारे पास बहुत लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ महिलाएं आए, सो उनको आना चाहिए इन द वर्क फोर्स, सो दैट वी हैव गुड रिप्रेजेंटेशन। फिर हमारे पास बाकी जो डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ है, ये हमें बढ़ाने पड़ेंगे। सो अनलेस एंड अनटिल इस सारी चीज़ों में हम इन्वेस्ट ना करें एज ए कंट्री, हम अपने आप को उस आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने आप को हम नहीं कर पाएंगे। हम ग्लोबल मार्केट के या ग्लोबल कॉम्पिटिशन से एक गैप रहेगा हमारे बीच में। इस गैप्स को हमें फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों में गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट एक क्रूशियल होगा। चलिए, अच्छा हुआ थोड़ा सा आत्मनिर्भरता वाले एंगल पे भी हमने बात कर लिया। थोड़ा सा वापस और क्विक रिएक्शन संजय साहब से। संजय साहब, एमएसएमई को जो आज एक बड़ा बूस्टर देने की कोशिश की गई है, अजय साहब, क्या लगता है आपको, क्या ये जो मैंने शुरुआत जिससे की थी कमल नंदी साहब से, कि क्या ये छोटा सा सिर्फ एक ब्रेकफास्ट दिया है एमएसएमई को, या अब फुल मील मिल गई है? नहीं, देखिए, एमएसएमई के चैलेंजेस कई फ्रंट पे हैं। आज के जो फाइनेंस मिनिस्टर ने उनकी लिक्विडिटी की काफ़ी कंसर्न को एड्रेस किया हुआ है। उनके चैलेंजेस जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन आज शुरुआत बहुत अच्छी की गई है। हमें ये भी देखना होगा कि एमएसएमईज को भी हमको इफिशिएंट एमएसएमई बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कि जो आज की डेट में उन्होंने नई डेफिनेशन लाई है, उससे मैं चाहूंगा कि जो एमएसएमईज हैं वो टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्ट करें। देखिए, कुछ पॉजिटिव फॉल आउट ऑफ जो कोविड-19 के है, उसमें इंक्रीजिंग ऑटोमेशन, इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन, इंक्रीजिंग लोकलाइजेशन है। तो इन तीनों चीज को लेके करना होगा। हम सिर्फ लोकलाइजेशन पे फोकस नहीं कर सकते, हमें ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा। ऑल राइट सर, फेयर इनफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय सहाय, वक्त निकालने के लिए। कमल नंदी साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सिराज हुसैन साहब, आप भी हमारे दर्शकों से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ के जो मेगा पैकेज है, उसमें अब सेक्टर्स के एलोकेशंस का अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार बैलेंस्ड अनाउंसमेंट करे, बैलेंस्ड बांटे सेक्टोरल वाइज सारे सेक्टर्स को, थोड़ा थोड़ा इस तरह से दिया जाए ताकि ओवरऑल इकॉनमी जो है, जो अभी लगभग
1/4 पे काम कर रही है, 25% काम कर रही है, वो पूरी जीडीपी जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में और हमारे सामने आए, ताकि सब लोग जान और जहान, जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, जान भी सुरक्षित रहे और साथ ही साथ जहान भी सुरक्षित रहे। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।